नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आने वाले भावी अध्यापक अध्यापिकाओं की बात कर रहे हैं, तो आने वाले इसी का संचार और करना है, आगे बढ़ाना है। साथियों, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की बात करेंगे। जब भी शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना होता है, या शिक्षक का जो कर्तव्य होते हैं, जिस प्रकार से शिक्षा या शिक्षण तकनीकी होनी चाहिए, उन्हीं वही या दोस्तों पेडागोजी होती है। और उन्हीं से रिलेटेड हम आज 15 प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला जो हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, और इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन प्रश्न रहेंगे, जिससे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पेडागोजी के और 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न रहते हैं, जो अपठित रहते हैं। तो चलिए पेडागोजी की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर जो है, मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता या पाठ्य सामग्री? सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो ट्रेन का हॉर्न होता है उसके द्वारा पता चल चुका है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वह होता है भाषा परिवेश का। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रही है, और यह प्रथम भाषा अर्जित करता है। बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणिक नियमों से सिखाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक आंसर का हम जो आंसर रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए सेम, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम आंसर को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे जी का है, स्किनर का है, ईपी पावलोव का है या वाइगोस्की का है? सभी कमेंट कीजिएगा। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से जो भाषा सीखते हैं, यह जो विचार है दोस्तों आपके वाइगोस्की का विचार है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है, चाहे हम सीटेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, चाहे रीट एग्जाम की बात करें। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण का संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। वाइगोस्की ने भाषा विकास का किसके परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? या वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, व्यवहार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या संज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। सभी का फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, वह दोस्तों समाज और संस्कृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। क्योंकि साथियों वाइगोस्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, और इनके अनुसार बालकों की भाषा सीखने में समाज तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि किसके अनुसार बालक के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह दोस्तों वाइगोस्की का यह कथन है। भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण सुसंगठित तथा परिमार्जित होती है। चौथा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन
भाषा का उपलब्ध परिवेश या भाषा की जटिल संरचनाएं। जस्ट हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, संबंधित प्रश्न है कि भाषा सीखने और अर्जित करने में जो अंतर का मुख्य आधार होता है, चाहे वातावरण कह सकते हैं, चाहे हम भाषा का उपलब्ध परिवेश भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जा सकता है, वह भाषा सीख ली जाती है, किंतु वैज्ञानिक शब्दावली तथा पारिभाषिक शब्दों से परिपूर्ण भाषा को अर्जित किया जाता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसको समझने का सटीक उदाहरण है, जो राजकीय और राष्ट्रभाषा होते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जो हैं भाषा अर्जित करने की इनकी क्षमता जो होती है वह जन्मजात होती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका हमने डिस्क्राइब भी कर रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि उच्च श्रेणी के पशु भी संकेत अक्षरों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, अतः यह कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है, क्योंकि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में होती है। छठा प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य शब्द सामग्री या बाल साहित्य की बात कर रहे हैं। तो भाषा सीखने और सिखाने में इन दोनों में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? सीखना और सिखाना भी, वह हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। समाज से हम सीखते भी हैं और फिर उनको आने वाली पीढ़ी को सिखाते भी हैं। क्योंकि साथियों भाषा जो है सहजता से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार इत्यादि को उस भाषा विशेष से व्यक्त किया जाए। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें, लैंग्वेज शिक्षा शास्त्र की बात करें भाषा की, बहुत ही आसान होता है। केवल आप दिल लगा के, मन लगा के जरूर पढ़िएगा। और जब भी आपका मन पढ़ने में न लगे तो अपने माता पिता को जो कष्ट देकर, मेहनत करके आपके लिए कुछ करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बड़े जॉब पाए, अच्छा सेटल हो जाए, अच्छा सब कुछ से प्राप्त हो, उनका दर्द जरूर देखिएगा, आपके प्रति प्रेम जरूर देखिएगा। आपका पढ़ने का जो मन नहीं होता है ना, उससे 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए कहते हैं माता च पिता च सर्वत्र पूज्यन्ते। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षक ने कक्षा में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, वेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया है। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? तो भाषा शिक्षक ने कक्षा में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, वेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया है। मतलब यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी। अब ये आपको पता होना चाहिए साथियों कि जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावत, इनमें से किसमें जो है आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, वेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया जाता है। तो किस शिक्षा या शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? वह हो जाएगा साथियों रेखा चित्र की बात करेंगे। क्योंकि व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन साहित्य की रेखा चित्र विधा में ही किया जाता है, जबकि किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत में और घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य का स्मरण जो है संस्मरण में किया जाता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रस्तुनि अन्य व्यक्ति के जीवन व्रत या जन्म से मृत्यु के जो है पर्यंत जीवनी में किया जाता है। तो जीवनी आपने जान लिया, संस्मरण जान लिया आपने, और यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत में घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा होता है। मान लीजिए आपको कोई मित्र हो, वह आपका यात्रा का पूरा वर्णन करे, वह यात्रा वृत्तांत होता है। और संस्मरण की बात कर रहे हैं तो घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा संस्मरण होता है, ध्यान दीजिएगा। घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा क्या होता है? जो अन्य का स्मरण संस्मरण हो। और यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत होता है, और किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य व्यक्ति के जीवन व्रत जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में किया जाता है, वह जीवनी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाटक शिक्षणा में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का
समय व्यर्थ होता है, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में कच्छपनीय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी होगी? किसकी बात कर रहे हैं? समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़ने या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, यह सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति जो आधारित कक्षा होती है वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चे जो होते हैं वह पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या तुतलाकर बोलते हैं। तो साथियों, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर जो बच्चे होते हैं वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। और ये स्व अभिव्यक्ति होता क्या है दोस्तों? वे जिस आयु वर्ग सामान्यतः 5 से 6 वर्ष में होते हैं उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें, परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग, वचन आदि को जानते हैं, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के नाम, उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषाई क्षमता का जो विकास करने का अर्थ होता है वह भाषिक संरचनाओं का अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ भाषा अनुकरण की कुशलता का अधिकार की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी, हिंदी की कक्षा है और उसमें प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। यह हिंदी बहुत कठिन भाषा है। यह प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप भाषा के अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनते हैं, तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो उसमें बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। यह बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। यह बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, जब भी बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात की जाती है तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है और सर्वोपरि है। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम ये आवश्यक होता है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों? संस्कृत की बात करेंगे। चिरंतन मूल्यों का संरक्षक,
संगीत कला आदि संरक्षक, परंपरा आदि रुद्र का आश्रय स्थल या उपरोक्त सभी। संस्कृति कहते हैं ना, हमारी जो परंपरा चली आई, जो परंपरा संस्कृति है, उसकी जो दूसरी मंजिल है वह क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए संस्कृत की दूसरी मंजिल के अंतर्गत आपका जो आता है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है चिरंतन की बात करेंगे, मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल आदि आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, या पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, या सुलेख की योग्यता का विकास करना, यहाँ पे शू लिखा हुआ है, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गृह कार्य जो होमवर्क दिया जाता है, आप देखते होंगे बच्चों को, ये ट्यूशन वगैरह जब पढ़ाते होंगे तो बच्चों को होमवर्क दे देते हैं कि आपको ये जब भी टाइम मिले ये करना है, और कल जब फिर हम इसी डेट पाएंगे उसको पहले हम 10-5 मिनट उसका होमवर्क चेक करते हैं। ठीक है, तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना होता है, कि जो हमने पढ़ाया है फिर उसको गृह कार्य देते हैं उससे संबंधित, तो उससे दोहराने को उसको बच्चे क्या है अवसर प्राप्त हो जाता है। तो अवसर सभी को मिलता है दोस्तों, आपको भी अवसर मिल रहा है, तैयारी कीजिए, अभी समय है। तो ये रहे साथियों महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। 15 में से आपका स्कोर क्या है, फीडबैक जरूर कीजिएगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।